Hello, friends. A very warm welcome. And in this session, like the previous one, we are going to bring a lot of ideas on the table. And it's an ongoing process. जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा है, it is very important to understand and to correlate ideas in a smart way. It is not about one episode. It is not about one subject. It is also not about some facts. It is about whole process. It is about the whole personality. It is about the whole, understanding. Whatever way you do it, it's your choice. It must be on the right track. That is why we always promote the right learning, healthy learning, which is cumbersome, which is difficult. Do join our courses in order to get such clarity and success that we try to ensure. IBBI makes information make formation of monitoring panel mandatory. So it's a very important change by the Insolvency and Bankruptcy Board of India, by which it has made mandatory monitoring committee to oversee the implementation of the resolution plan. जो resolution plan है वो ठीक से कैसे implement होगा, और एक oversight committee भी बनाई जाएगी to follow the guidelines notified by RBI. So oversight committee जो है वो empowered होगी इस बात के लिए कि वो जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है उसको अकाउंटेबल ठहरा सके फॉर एनी मिसमैनेजमेंट, फॉर एनी लैप्सेस, फॉर एनी जो यहाँ पे ड्यू डिलिजेंस नहीं किया जाएगा. तो फॉर्मेशन ऑफ मॉनिटरिंग कमिटी इज मैंडेटरी, ताकि रेजोल्यूशन जो है वो टर्म्स प्लान जो एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो ग्राउंड वर्क जो प्लान अप्रूव करती है उसको फॉलो किया जा सके. सो इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव स्पेस. दैट इज वाई हम कह सकते हैं कि कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स गेट मोर टीथ. सो मॉनिटरी कमिटी, आप सोचिए क्या हो सकता है. इट इज एक्सपेक्टेड टू सबमिट क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट. जैसे हम काम करते हैं, हम बोलते हैं डेली रिपोर्ट सबमिट हो. एजुकेटिंग अथॉरिटी को करेगी, आप यहाँ पर सिस्टम को करते हैं. आईबीबीआई फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस भी देख सकता है कि भाई क्या है, कितना स्टेट, क्या व्हाट इज द लेवल, क्या हो रहा है. सो ट्रैकिंग कंप्लायंस होगा, डेविएशंस पकड़े जाएंगे, प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग और ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, अकाउंटेबिलिटी, एग्जीक्यूशन, सेफगार्डिंग और क्रेडिटर इंटरेस्ट भी इसमें देखे जा सकते हैं. तो आपने जब मेंस का आंसर लिखा उसमें जब आप एरो बना के इनको लिखेंगे, यू गोना गेट स्कोर. लेकिन क्या जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ओवरसाइट कमेटी की अगर हम बात करें, तो क्या उसके लिए कोई फॉर्मल नोटिफिकेशन आएगा? तो ऐसा नहीं है. डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स उसके लिए कृतबद्ध हैं, वो कार्य कर रहे हैं. ये एसेंशियल है अपने आप में हमारे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, हमारे एसेट्स को यू नो रेड में ना जाने के लिए. सो स्पेसिफिक लॉज के ना होते हुए भी इफेक्टिव और फेयर जो डिस्चार्ज है क्रेडिटर की ड्यूटीज को, उसके लिए ऑब्लिगेशंस को देखने के लिए कोई ऐसा लॉ नहीं है. फिर भी ओवरसाइट कमेटी का आना अपने आप में एक तरीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है, क्योंकि ये ड्यू डिलिजेंस को प्रमोट करेगा. तो क्या बाकी जो हमारे बॉडीज हैं, बाकी हमारे रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, जिसके लिए हम जनरल स्टडीज पेपर 2 में जो हम काम करते हैं उसमें हमने चर्चा की है कि रेगुलेटरी बॉडीज कौन कौन सी. तो आप सोचिए ऐसी कौन सी और रेगुलेटरी बॉडी हैं, और क्या उनको भी ऐसी कुछ सुधार की जरूरत है? तो बिना परेशान हुए काम ऐसा करने वाले हैं. अगेन कमिंग बैक टू द सेकंड पॉइंट, आपको रिन्यूएबल एनर्जी का इंडिया का टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है, उसके बाद इंडिया का जो पोटेंशियल कितना है, और इंडिया 2030 तक कितना कर लेगा. यहाँ पर सोलर कैपेसिटी की अगर बात करें तो 90 गीगावाट लास्ट के 2 सालों में हमने बात की. तो यानी जो पावर परचेज एग्रीमेंट्स हैं, इसमें मेंस पे क्वेश्चन आ चुका है. पावर परचेज एग्रीमेंट, पीपीए और पीएसए, जब भी कोई सरकार बदलती है, पिछली सरकार को कहती है आपने महंगे महंगे पावर परचेज एग्रीमेंट्स किए थे, लोगों को महंगी बिजली लेनी पड़ी, हम इसको बदलेंगे, हम इसको तोड़ेंगे, हम दोबारा करेंगे. झारखंड कोयले का और एनर्जी का हब होते हुए भी अपने आप में पिछड़ा रह जाता है. सोचिए ऐसा क्यों. साथ में रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस कंप्लायंस जब ठीक से नहीं होती तो हमारे जो टारगेट्स वो मीट नहीं होते हैं. अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ सेल मैन्युफैक्चरर्स, या आप बात करें पीएम कुसुम स्कीम की बात करें, तो एफिशिएंट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सोलर कैपेसिटी जो है फाइनेंशियल ईयर 25 में 30 गीगावाट, और फाइनेंशियल 26-27 तक 85 to 90 गीगावाट तक ऐड करने की बात हम कर रहे हैं. तो हम चीपर इंपोर्ट की तरफ जाएंगे. चाइना उसमें मास्टर है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ट्राइंग टू कैसे जो सोलर जो इक्विपमेंट्स हैं, या सोलर जो जो भी उसके लिए हमें इंपोर्ट, क्योंकि हमारा इंपोर्ट में हमारी जो अभी अभी हम फिलहाल उस पर डिपेंडेंट हैं, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू क्रिएट सच मैन्युफैक्चरिंग बेस ओवर हेयर.
तो ये हमारे देखने वाली बात है। और डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, जैसे यहाँ पे डीसीआर लिख दिया। अब डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाएगा, डीसीआर डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट इज सीन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट आर द फॉलोइंग, और एबीसीडी। तो इसके लिए ना की वर्ड्स की टर्म्स भी हमारे लिए उसकी हमारी पूरी लिस्ट बननी बहुत जरूरी है। अब साथ में दूसरा भी एक और इसी से रिलेटेड आर्टिकल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, आई वुड से दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जिसको हम अगर बात करें, जिसमें अगर हम थोड़ा नीचे होकर देखते हैं तो इंडिया की पावर जनरेशन रिसोर्सेज 2024 2025 में कितना था। सो यू मस्ट नो इट वेरी वेरी केयरफुली। कोल, ऑयल एंड गैस, न्यूक्लियर, हाइड्रो, सोलर, विंड, स्मॉल हाइड्रो, बायो पावर। उसके बाद इंडिया का पीक डिमांड देखिए, और उसके बाद ये भी देखिए कि जो रिन्यूएबल का शेयर कितना है, नेचुरल गैस का शेयर कितना है, सोल और कोल 71% जिसकी बात हो रही है। तो अब बात यह है कि जो इंडिया के टारगेट्स हैं, चाहे फिर वो क्लाइमेट चेंज के हों, चाहे वो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन भी है, एनडीसी टारगेट्स भी हैं, बाकी चीज भी हैं, तो उन सबको सबको देखते हुए और यूएस की जो अभी ट्रेजेक्टरी चल रही है उसको देखते हुए भी इंडिया कैसे पावर कर पाएगा अपने आप को, रिन्यूएबल की तरफ, कैसे अपने आप को ग्रीन की तरफ कर पाएगा। सो राइजिंग इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हर साल होगी एवरीवेयर इट इज, क्योंकि पॉपुलेशन इज देयर एंड देन डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल, और ऊपर से हीट जो बढ़ रही है। तो इंडिया मस्ट एक्सेलरेट द डिप्लॉयमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, और उसके लिए हमने कल परसों भी चर्चा की थी कैसे स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत है। वो इतना, उसके लिए भी पूरा हमें एक सिस्टम चाहिए, पूरा इकोसिस्टम चाहिए। हमारे पास चैलेंजेस एक्चुअली इतने सारे हैं बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री, तो वी शुड नॉट गेट बॉदर्ड। वी शुड ट्राई टू थिंक मोर पॉजिटिवली, वी शुड ट्राई टू थिंक आइडियली, वी शुड ट्राई टू थिंक इन आउट ऑफ बॉक्स मैनर। यही हम यहाँ पर भी एग्जाम के प्रोसेस में भी हम यही सोच को प्रमोट करते हैं। जीरो टैरिफ ऑन यूएस इंपोर्ट्स कुड बूस्ट इंडिया इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। वाशिंगटन का जो जीरो नियर जीरो ड्यूटी जो उनका है वो मैच करने की बात है, तो यानी मैन्युफैक्चरर जो है हमारे पास आने की बात होगी। करंटली इंडिया 16.5% लगाता है और इलेक्ट्रॉनिक्स पे, और इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट्स, जबकि यूएस लगाता है 0.4। लोवरिंग करेंगे तो हम जो है एप्पल और मोटरोला जैसी कंपनीज को इंडिया में हम उनको परसुएड कर सकते हैं, हम उन्हें कन्विंस कर सकते हैं कि दे मस्ट बी कमिंग टू इंडिया और यहाँ पर अपना सेटअप करें। इंडिया का टोटल मोबाइल फोन एक्सपोर्ट जो है वो 20 बिलियन से भी ज्यादा है, US 20 बिलियन। और इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट जबकि यूएस से अब सिर्फ 1 बिलियन, तो इतना खतरा नहीं होने वाला, इंपोर्ट थोड़े हैं। तो लोअर टैरिफ हमें नुकसान नहीं देंगे, लेकिन अगर राइट तरीके से किया जाए तो इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट जो है वो 2030 तक आप कह सकते हैं कि 80 बिलियन तक पहुंच सकता है। दैट विल बी एन अमेजिंग अमेजिंग, वी विल बिकम ए पावर हाउस। सो इलेक्ट्रॉनिक क्रूशियल सेक्टर है। मोटरसाइकिल, फार्मास्यूटिकल, एग्रीकल्चर वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स इज वेरी वेरी क्रूशियल सेक्टर। और ये सेक्टर जो है आप कह सकते हैं कि इंडिया ने एक स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाया है। इंपोर्ट टैरिफ अगर अलाइन करेगा तो इंडिया इज गोइंग टू बेनिफिट। तो आप इसको टेक्सटाइल के एंगल से सोचो, एग्रीकल्चर के एंगल से सोचो, बाकी चीजों के एंगल से सोचो। मस्क कॉल्स ऑन यूएस टू एग्जिट नो नाटो। तो मस्क साहब बोल रहे हैं, तो हाउ फार इट इज करेक्ट टू से ऑन हिज पार्ट, ही इज ए नॉन इलेक्टेड पर्सन, ही इज स्पेशल एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस। अब कमाल की बात यह है कि जो मतलब ये ही वाज वन ऑफ द हाईएस्ट डोनर्स आल्सो टू द प्रेसिडेंट। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर आपको पता हो कि भाई क्या आखिर ऐसी डील हुई है डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच में, जिससे एलन मस्क को कुछ भी बोलने का अधिकार मिल जाता है, और क्या उससे लॉन्ग टर्म में अमेरिका को बेनिफिट होगा? क्या ये डिप्लोमेटिक नेसेसिटी का पार्ट है? एग्जिट नाटो नाउ करके उन्होंने कहा, वी रियली शुड, द टेस्ला को फाउंडर उन्होंने कहा। और मस्क जो है वो अभी पोलैंड के हाई ऑफिशियल के साथ यानी फॉरेन मिनिस्टर के साथ भी उनका एक झड़प हुई, हम कह सकते हैं। सो यू नो जियो स्ट्रैटेजिक चेंजेस आ रहे हैं, जियो स्ट्रैटेजिक चेंजेस आ रहे हैं, सब चीज़ें बदल रही हैं, तो इंडिया का उसमें हमें बेनिफिट देखना है। और अगर यहाँ पर हम एक कॉमन सेंस की बात करें तो यहाँ पर वो है कि यूरोपियन यूनियन लीडर्स जो मिले हैं ब्रसल्स में, उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग की और उन्होंने अपनी डिफेंस स्पेंडिंग को मैसिवली बढ़ाने की बात की। एंड अराउंड 150 बिलियन यूरोज, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और लोन भी देंगे, और साथ साथ में 650 बिलियन यूरोज के आसपास टोटल 4 ईयर्स में स्पेंड करेंगे, ताकि बजटरी या फिजिकल डेफिसिट ना बढ़े। अंडर ए 2023 लॉ, अ प्रेसिडेंट कैन नॉट यूनिलेटरली विड्रॉ फ्रॉम द अलायंस विदाउट ए 2/3 सुपर मेजोरिटी इन द सेनेट। अब ये एक
एक हुक है जो रोकेगा, लेकिन फिर भी पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए, पॉलिटिकली तमाशा या पॉलिटिकल बातों को पार करने के लिए इसमें कोई बुराई नहीं है। कौन पहले झुकेगा या किसको आप हरास कर पाओगे पॉलिटिकली, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। इंडिया के, मैंने पहले भी बात की, हायर एजुकेशन में जो इंडिया के स्किल्स हैं, ग्रेजुएट के स्किल्स हैं, वो देखने वाली बात है कि कैसे स्किल्स हैं उनके। अब एआई आ गया तो रोज रोज एआई का डुगडुगी बजा के आप बात नहीं अचानक चेंज कर सकते। इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के ऊपर होना चाहिए, चाहे फिर वो आपके स्पीकिंग स्किल्स हैं, चाहे फिर आपके सॉफ्ट स्किल्स हैं, चाहे फिर वो आपके बेसिक टेक्निकल स्किल्स हैं। तो वरना आपको लो पेड और आपको जिसे कहते हैं ड्रजरी जॉब्स ही मिलेंगी। इंडिया का हायर एजुकेशन सिस्टम जो है वो उसको और ज़्यादा स्मार्ट और ज़्यादा उसको कठिन और ज़्यादा उसको हायर लेवल को उठाना पड़ेगा। तो क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स जो हैं वो 30% ऑफ कंट्रीज आर एक्सपीरियंसिंग मार्केट ग्रोथ दैट इज फास्टर इन द पेस ऑफ अडेप्शन ऑफ द न्यू स्किल्स, यानी मार्केट को जो रिक्वायर्ड है वो वर्कफोर्स मिल नहीं पाती। सो चाइना, यूएस, जर्मनी, साउथ कोरिया, जापान एंड सिंगापुर जो है वो आप कह सकते हो कि क्रिएटर है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि वर्कफोर्स रेडीनेस जो क्लस्टर है वो क्या इंडिया, सऊदी अरेबिया या मेक्सिको, फिर भी पॉपुलेशन के हिसाब से हमारे पास कोई मैच नहीं है। तो एवरेज स्किल तो हमारे फिर भी फिट हो सकते हैं, लेकिन उसके अलावा हम कैसे करेंगे? हम उसको एक स्ट्रीमलाइन स्टैंडर्ड तरीके से कैसे करेंगे? डाइवर्स डेटा सेट्स हैं, मेथोडोलॉजी अलग अलग हैं। ग्रेजुएट स्किल्स इंडेक्स ये कहता है कि भाई जो तेलंगाना, जैसे आप साउदर्न स्टेट तेलंगाना डू नॉट फीचर इन द टॉप 10। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो माइग्रेशन है यूएस का बीटेक करके, वो तो यूएस का तेलंगाना से ज़्यादा होगा, ऐसा दिल्ली, पंजाब, हिमाचल से नहीं होगा। तो पीरियडिक जो आपका लेबर फोर्स सर्वे है वो आपको कुछ और डेटा देता है। तो आपको यही बात करनी है कि कैसे एक नेशनल एक कंसेंसस जो दिखाई देता है वो कैसे आगे बढ़े, और गवर्नमेंट उसको जो एड्रेस करने की बात कर रही है, स्किल इंडिया मिशन, वो कितना कामयाब है? वो कामयाब है, लेकिन इतना नहीं है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को और ज्यादा माइंडफुली, और ज्यादा कॉन्फिडेंटली, और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और ज्यादा बजट के साथ पुश करना पड़ेगा। इंडियन स्किल डेवलपमेंट सर्विस जो है एंड द नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, ये की वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। नैप्स 2016 में लॉन्च हुआ, और साथ साथ में प्रीलिम्स के अंदर वो आ सकता है कि कब लॉन्च हुआ या उसके टारगेट्स क्या हैं। तो ऐसे कोई भी एक जो कोई भी स्कीम पे 2-3 क्वेश्चन आना तय है अलग अलग एरिया से प्रीलिम्स में, हम ऐसा कह सकते हैं। ओके, हेयर इट इज। टैक्स फ्री इंटरेस्ट, टैक्स फ्री बॉन्ड्स होते हैं जो जिनमें आपको टैक्स नहीं देना पड़ता, और टैक्स फ्री बॉन्ड में आप कह सकते हैं कि रिस्क लेवल लो रहता है, जबकि फिक्स्ड डिपॉजिट में इंटरेस्ट तो टैक्सेबल है। कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स में इंटरेस्ट टैक्सेबल है, जबकि पोस्ट टैक्स में अराउंड 5.5 आपको परसेंट आपको बेनिफिट मिलता है। तो इन्वेस्टर्स कैन लॉक इन देयर कैपिटल फॉर लॉन्गर टेन्योर। अभी 10 साल के लिए है। द लेवल ऑफ सेफ्टी कंबाइंड विद प्रिडिक्टेबल एनुअल इंटरेस्ट, ये सीनियर सिटीजन को मदद करता है। इन्वेस्टर्स हैव टू बाय फ्रॉम सेकेंडरी मार्केट, टैक्स फ्री बॉन्ड्स हैव नॉट बीन इशूड सिंस 2016। तो ये एक एग्जांपल है अपने आप में दिया कि कैसे आप हायर इनकम, अगर आपका ब्रैकेट आ रहा है तो आप कैसे अपने पैसे को और ज़्यादा आप उसको क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो रिटर्न है वो अच्छा है और आपको टैक्स भी कम देना पड़ेगा। So these bonds are AAA rated bonds issued by 14 state-owned companies such as National Highway Authority of India, Indian Railway Finance Corporation, Power Finance Corporation. Highest safety है, investors can lock in their capital for a longer tenure और tax efficient returns ले सकते हैं, you know। तो ये अपने आप में एक आप कह सकते हैं कि अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिंग है, जो आपको गवर्नमेंट की सेफ्टी, और जिसे गवर्नमेंट सेक्टर कहते हैं कि सरकारी सबसे बड़ी कंपनी है, उस एंगल से आप देख सकते हैं। नाउ NAPFID, very important, National Bank for Financing Infrastructure and Development. NAPFID is very very important. It is in talk with the World Bank to help reduce the cost of financing infrastructure projects. कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग कम होगी तो हम फाइनेंस ज़्यादा कर पाएंगे, हम पैसा बचा पाएंगे, और जो हमारी जो ग्रोथ है, जो हमारी ग्रोथ है इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो और ज़्यादा बढ़ पाएगी। तो ये एक तरीके का इंटरेक्शन का एग्जाम्पल है। और जनरल स्टडीज़ के अंदर तो नैफिड पार्टनरशिप अगर करता है वर्ल्ड बैंक के साथ, तो वो किन एरियाज में करता है और उसको कैसे मतलब बेनिफिट कर सकते हैं। जैसे वर्ल्ड बैंक चाहेगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं वो एक स्ट्रक्चर तरीके से उनका वो
improving market access for lower rated issuers, reducing reliance on bank lending, strengthening India's corporate bond market। ये कुछ ऐसे एस्पेक्ट है कि वही जो पूरे इकोसिस्टम से जुड़े हुए हैं। अचानक से वर्ल्ड बैंक से भी अगर आप बोलते हो ऐसा कर दो, तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा तो पाकिस्तान को ही पूरा का पूरा हमें डेट जो उसका है वो मांगता फिर रहा है सबसे। लेकिन सारा का सारा वर्ल्ड और सब सपोर्ट उसी उन्हीं को मिलते हैं। तो जरूरत सबको हो सकती है, लेकिन पॉइंट ये कि क्या आप उसको लौटा पाएंगे, क्या क्रेडिट आप वर्दी हैं, क्या आप क्रेडिट मैनेजमेंट से कर सकते हो। तो उसके एंगल से है ये इंडियन गवर्नमेंट और जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, और साथ साथ में जो हमारा अभी आउटलुक है पॉलिसी का, पॉलिसी पैरालिसिस नहीं है, उस कॉन्टेक्स्ट में आप इसको देख सकते हैं। सिंथेटिक डेटा इज द आर्टिफिशियल जनरेटेड डेटा दैट मिमिक्स द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ ओरिजिनल डेटा, इसलिए उसको सिंथेटिक कहा है। एआई और मशीन लर्निंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। इट कैन फिल द गैप्स प्रोवाइडिंग द नेसेसरी वॉल्यूम ऑफ डेटा फॉर ट्रेनिंग एआई मॉडल्स। अटैक सरफेस मैनेजमेंट, एएसएम, ये पीटी के लिए आप देख सकते हैं इन टर्म्स को, is about understanding and reducing the areas where an attacker could potentially gain unauthorized access to systems. It involves identifying and analyzing organizations' IT accesses, assets that are exposed to potential attacks. ऐसे ही क्वांटम एरर एरर करेक्शन, क्यूबिट्स बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन है। और उसके बाद एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू एनवायरमेंट डिस्टर्बेंसेस है विच कैन कॉज एरर्स इन क्वांटम स्टेट्स। दीज एरर्स या डी कोहेरेंस जिसको आप कह सकते हैं, मेजर ऑब्स्टिकल है ये बिल्डिंग प्रैक्टिकल क्वांटम कंप्यूटर्स। एक टेक्निक होती है जिसको क्वांटम एरर करेक्शन कहते हैं, जिस टेक्निक की वजह से आप इनको सेफ एनवायरनमेंट दे पाते हैं। इनकोडिंग करते हैं इंफॉर्मेशन की लार्जर क्यूबिट्स में, और ये रिडेंडेंसी अलाउ करती है डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स विदाउट डायरेक्टली मेजरिंग द डेलिकेट क्वांटम स्टेट्स। ऐसे ही मल्टी टेनेंसी है, ये क्लाउड आर्किटेक्चर का टर्म है। मल्टीपल क्लाइंट सेम कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को एक समय से ज्यादा में यूज कर सकते हैं, जैसे टेनेंट वर्ड से मल्टी टेनेंसी बना, शेयरिंग ऑफ सर्वर्स, डेटाबेसेस एक्सेट्रा। दिल्ली जू टू गेट स्मूथ कोटेड ऑटर्स, तो ऑटर्स आपको पता होने चाहिए इंडिया में मिलते हैं कि नहीं मिलते। और ऑटर्स जो हैं वो व्हाट आई शुड से कि उनकी कोई जो बिहेवियरल ट्रेट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। उसी से क्वेश्चन आ सकता है। और जो बहुत ही क्यूलियर बट लेसन नोन एस्पेक्ट है वो पूछा जा सकता है। काउ इफ बॉय 50,000 रुपीज, इफ गर्ल GDP MP is offered to women for third child। सो ये अपने आप में डिबेटेबल इशू है। ये अपने आप में एक व्हाट आई शुड से सोसाइटल माइंडसेट भी है कि क्या 50,000 रुपए और एक काऊ के लिए लोग ऐसा करेंगे, पहली बात। तो दूसरा, अगर इसको आप आप इसको अगर पेट्रियोटिक एंगल से देखते हैं तो वो एक अलग एंगल है, लेकिन आम आदमी के घर की माली हालत क्या होगी फिर उसके बाद जो है, क्या आपको घर पे वो सोचेंगे कि आप ऐसा सोचेंगे कि पॉपुलेशन ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि डिलिमिटेशन वाला जो एंगल है कि टोटल फर्टिलिटी रेट जो साउथ इंडियन स्टेट्स की है वो इतनी कम हो गई है कि वो अपने आप को अब लूजर मान रहे हैं। क्योंकि आने वाले समय में ये डिलिमिटेशन इज सोनली गोइंग टू बी ऑन द लाइंस ऑफ पॉपुलेशन, अप्रोक्सीमेटली ऑन द लाइंस ऑफ पॉपुलेशन रेशियो। देन आप कह सकते हैं कि वो दे थोड़े जिटरी हैं। Amid deficiency, government looks to develop smart proteins। फिर वही बात है, बायो E3 इनिशिएटिव है ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का। ट्रेडिशनल फूड सिस्टम जो है वो आप कह सकते हैं कि कार्बन एमिशंस को बढ़ाते हैं, रिसोर्स वो यूज करते हैं। उसके बाद फूड इनसिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज और जूनोटिक डिसीज की बात आती है। तो क्योंकि जैसे जैसे फूड की डिमांड बढ़ती जाएगी तो इकोसिस्टम स्ट्रेस होता जाएगा, सस्टेनेबिलिटी पे थ्रेट होगा। तो स्मार्ट प्रोटीन ये कॉन्सेप्ट जो है, जो एक ये डेवलपिंग प्रोटीन इन द लेबोरेटरी हम जिसे कहेंगे, ताकि इस घरों की डाइट को ताकत बढ़ाई जा सके और उनको जो मसल मास बिल्डिंग के लिए जो चाहिए वो दिया जा सके। क्योंकि स्मार्ट प्रोटीन में यू नो लैंड, वाटर और एनर्जी रिक्वायरमेंट कम होगी, बल्कि वो जो है वाइड स्प्रेड प्रोटीन डेफिशिएंसी को भी हैंडल कर पाएंगे। तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने ऑलरेडी ग्रांट्स के लिए ग्रांट्स के लिए एप्लीकेशंस को इनवाइट किया है। और साथ में एक इकोसिस्टम क्रिएट करने की बात है ताकि सेफ हो, अफोर्डेबल हो, एफिशिएंट हो। तो जब हम रिसर्च R&D की बात करते हैं तो वहाँ एक एग्जांपल हम इसको ले सकते हैं कि कैसे डेवलप कंट्रीज इन चीज़ों पर सोच पाती है। क्योंकि हम छोटी चीज़ पर जब सोच पाएंगे जब हमारा पेट भरा होगा। और तीन मेथड की इन्होंने बात की। एक फर्मेंटेशन है विच इज एसेंशियली प्रोटीन फ्रॉम माइक्रोब्स। तो एल्गी, बैक्टीरिया, फंजाई, उनके जो क्या कहना चाहिए मुझे, स्ट्रेन्स हैं, उनसे प्रोटीन जनरेट किया जाएंगे। दैट कैन बी यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट फॉर मीट। द चैलेंज हाउ इज टू डेवलप कॉस्ट इफेक्टिव बायो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दैट कैन मेक इट कमर्शियली वायबल। दूसरा, अगर मैं बात करूं, रिसर्च इन दिस मेथड अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट डॉक्यूमेंट डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग रिकम्बिनेंट माइक्रोबियल सिस्टम फॉर फर्मेंटेशन, ये कीवर्ड है।
जीन एडिटिंग का यूज होगा, और जो है बाई प्रोडक्ट्स भी कम होंगे। दूसरा जो है प्लांट बेस्ड प्रोटीन से, जिनका टेस्ट और टेक्सचर मीट जैसा होगा। utilizing untapped crops in agriculture byproducts for extraction of proteins, designing and developing structure that combine plant based and fermentation based protein for better texture। दोनों को मिक्स कर दिया जाएगा, और उसके अंदर फ्लेवर भी आ सकते हैं। रिसर्च ये भी देखेगी कि पेस्टिसाइड रेजिड्यू या एलर्जिन या एंटी एंटी जो न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी जिनकी वजह से आप कह सकते हैं जिन कारणों से प्लांट का न्यूट्रिएंट कम हो जाता है, वो बॉडी जो है वो प्लांट प्रोडक्ट्स कंपाउंड इन द प्लांट दैट मेक इट्स हार्डर फॉर द बॉडी टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स, उन चीजों पर भी फोकस किया जाएगा। तीसरा तरीका क्या है? प्रोटीन्स बेस्ड ऑन सेल स्ट्रक्चर या सेल कल्चर मुझे कहना चाहिए। तो सेल कल्चर मतलब ये अभी रिसेंट पास्ट में इसका बहुत ज्यादा एक तरीके से अवेयरनेस हुई है। इंस्टेड ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स यूज्ड फॉर फर्मेंटेशन ड्राइड प्रोटीन, दिस मेथड यूजेस ईडिबल प्रोटीन्स बाय ग्रोइंग एनिमल सेल्स इन द लेबोरेटरी। दिस कंप्लीटली एलिमिनेट्स द नीड टू रेज एंड स्लॉटर द एनिमल्स फॉर कंजम्पशन। तो कितना अपने आप में इनोवेटिव, कितना अपने आप में अपने आप में कितना ज्यादा स्मार्ट मेथोडोलॉजी मैं कहूंगा यूज करने की बात है, एंड इट इज वेरी इंस्पायरिंग ऑल्सो। हमने रोज एक सीरीज में देखा, तो आज हेल्थ वर्कर्स के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पुष्पेंद्र मीना जी का यहाँ पे एग्जांपल आया कि कैसे मेंटल हेल्थ इश्यूज को एड्रेस करने के लिए उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट में मुहिम चलाई। उन्होंने संवेदना यानी सेंसिंग एक कैंपेन चलाया, हेल्थ वर्कर्स ने डोर टू डोर सर्वे किया, पेशेंट्स को स्क्रीन किया, और मेंटल हेल्थ इश्यूज या फिर जिनको फिजियोथेरेपी की जरूरत थी। अब ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छोटे शहरों में और डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर तो टैबू है, बड़े शहरों में भी टैबू ही माना जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि उन्होंने रूरल हेल्थ ऑर्गेनाइजर्स को उन्होंने गूगल फॉर्म फिल करवाया, 10 क्वेश्चन थे, पर्सन को ट्रीटमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए, और 3 लाख से ज़्यादा घरों का उन्होंने डेटा को इकट्ठा किया, मेंटल हेल्थ इश्यूज को उन्होंने मेन स्ट्रीम में लेके आए, और सेम काइंड के क्वेश्चन पूछे, और उसके बाद जो है उनको बिना उनकी प्राइवेसी को इन्वेड किए उनकी लाइफ में शांति लाने की बात की। तो किसी को बुलिंग थी, कोई वैसे और बाकी इश्यूज निकल के आएंगे, तो अपने आप में ये हीलिंग का काम करता है। जो रोड पर घूम रहे हैं इधर उधर, वो भी जो है मेंटल इलनेस की वजह से आप कह सकते हैं ऐसा कर रहे होंगे, तो उन्होंने एक बहुत ही पॉजिटिव सर्वे किया, बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया, दैट इज वाई ही हैड बीन अवार्डेड। अब प्रो पीपल पॉलिटिक्स चाहिए ऐसा हमारे कम्युनिस्ट लीडर, मार्क्सिस्ट आइडियाज जो, कम्युनिस्ट आइडियाज जो कार्ल मार्क्स और कम्युनिज्म पे बेस्ड हैं। उन्होंने कहा कि व्लादिमीर लेनिन ने 1 साल पहले कहा था इंपीरियलिज्म एज द हाईएस्ट स्टेट ऑफ कैपिटलिज्म, और वो कहते हैं कि अब के समय में डीके हो गया है। तो राइट विंग कंसोलिडेशन की तरफ बढ़ रहा है, पूरा ग्लोबल राइट विंग एक तरफ हो रहा है, तो उससे उनका कहना है कि न्यू लिबरल ऑर्डर जो फेल हो गया है, वो हमेशा लेफ्ट को छोड़कर राइट और सेंटर के बीच में उसने ऑक्सीलेट किया है। सिचुएशन वर्स होती जा रही है, ग्लोबल राइट विंग अलायंस ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है, और जो सही लोगों को फायदा मिलना चाहिए, दैट इज वर्कर एंड पेजेंट, उनको नहीं मिल रहा है। प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज वर्ल्ड यूज कर रहा है, और इंडिया जो है अपने जो आइडियाज को, अपने नेशनल इंटरेस्ट को जब भी प्रोटेक्ट कर सकता है जब वो अपने आप को गरीब और जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उनके साथ अपने आप को रोके। तो ये अगर आप आर्टिकल ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको लेफ्ट विंग कैसे ऑपरेट करता है या कैसे वो ऑपरेट करना चाहता है, उसका पर्सपेक्टिव क्या है, ये आपको समझ में आएगा। जैसे मोदी जी was silence on the issue of detainees being held in inhumane conditions and they were not given legal rights, और उसके बाद जो इमिग्रेशन पॉलिसी उस पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो और ब्रिक्स के लिए भी उन्होंने बोला, तो मोदी जी ने उसके लिए भी कुछ नहीं बोला। तो ये एक डिप्लोमेटिक एक्सरसाइज लगी, उनका ये कहना है, और हमने जो है अपना एक अच्छा जो मौका था हमें अपनी बात को रखने का, हमने वो गवा दिया। तो ग्लोबल साउथ की अपॉर्चुनिटीज अगर राइट विंग बढ़ता जाएगा, तो उनका कहना है ग्लोबल साउथ यानी अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इंडिया जो ये नीचे वाला वर्ल्ड का पार्ट है, भारत जिसके ऊपर है, तो वो जो है धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा, और मोर राइट विंग लीडर्स, क्योंकि उन्होंने ट्रंप को और मोदी को राइट विंग लीडर ही बताया, वो क्लाइमेट चेंज के लिए बोला कि वो लोग तैयार भी नहीं है। ऐसे में वर्ल्ड को प्रो पीपल अल्टरनेटिव चूज करना चाहिए, यूएस लेड इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट होना चाहिए, और रीजनल कोऑपरेशन और जैसा मैंने कहा वर्कर सेंट्रिक पॉलिसीज को प्रमोट करना चाहिए। रिन्यूड फोकस होना चाहिए नॉन अलाइन मूवमेंट के ऊपर, ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी जो है रिस्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए, और फेयर लेबर प्रैक्टिसेस भी होनी चाहिए। तो इसमें जितने पॉइंट हैं वो सारे पॉइंट आपके लेफ्ट आइडियोलॉजी कैसे ऑपरेट करती है उसको बताती है। न्यू लिबरेशन की बात करते करते अब शेख हसीना गवर्नमेंट के खत्म होने या उनके हटने के बावजूद भी अब आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश
ने अभी पाकिस्तान के साथ 1971 वॉर के बाद फर्स्ट टाइम ट्रेड रिलेशन भी एस्टेब्लिश किए, लेकिन अब जो है वो वायलेंस और जो एनार्की और जो लॉलेसनेस है वो और इकोनॉमी को और ज़्यादा बिठा रहा है। और मॉब जो है वो अभी उन्हें लगता है कि वो पावर में है, इसीलिए वो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स को पैरों के तले रौंदते हुए उन्होंने बांग्लादेश को एक एनार्किक स्टेट बना दिया है। और ये आर्टिकल यही कहना चाहता है कि क्या वहाँ के प्रेजेंट सिनेरियो मेंस के अंदर, आई एम श्योर देयर कैन बी अ क्वेश्चन ऑन द द challenges which बांग्लादेश इज फेसिंग एंड व्हाट शुड बी द कोर्स ऑफ एक्शन फॉर इंडिया। तो अब वो पॉइंट यही है कि इंडिया जो है वो बांग्लादेश का एक बहुत अच्छा हितैषी और मित्र था। बांग्लादेश की जो रेडिकल फोर्सेज हैं उन्होंने इस बात को समझा नहीं। आर्मी अपनी इमेज और परसेप्शन के लिए वरिड तो है, लेकिन उन्होंने भी सिचुएशन को ना समझते हुए आगे बढ़ने दिया। यूनुस साहब ने कहा है कि इलेक्शन जो है दिसंबर 2025 या मार्च 2026 के बीच में होंगे, लेकिन ये डेफिनेटिव रोड मैप नहीं है। प्रोक्रेस्टिनेशन ही वहां पर हमें दिखाई देता है। और हर कोई चाहता है कि जो पॉलिटिकल स्पेस वैकेंट हुआ है, बांग्लादेश नेशनल पार्टी और बाकी सब चाहते हैं कि वो उस जगह को ले ले, अवामी लीग पे बैन लग जाए। तो अभी चर्निंग चल रही है और रिटोरिक जो है वो रियलिटी में कन्वर्ट नहीं हो पाया। और अर्ली इलेक्शंस चाहते हैं, लेकिन स्टेट जो है अर्ली इलेक्शन के लिए भी तैयार नहीं है। इंडिया के लिए बांग्लादेश हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। डाउन हिल गए हैं हमारे बायलेटरल रिलेशंस, लेकिन हमने उस पर विश्वास करना अभी भी नहीं छोड़ा है। यूनुस रिजीम जो है उसको चाहिए कि वो सही बातों को समझे, और बांग्लादेश में जो सिचुएशन है, जो क्राइसिस है, उसको पॉजिटिवली एड्रेस किया जा सकता है। इंडिया हैड नेवर एवर यू नो गॉन इनटू हैंडलिंग समवन इंटरनल अफेयर्स। लेकिन चाहे रोहिंग्या रिफ्यूजीज हैं, चाहे फिर वो एनर्जी का है, चाहे फिर वो वाटर का है, चाहे फिर वो एम्प्लॉयमेंट का है, और चाहे फिर वो मेडिकल का भी है, इंडिया ने हमेशा आगे बढ़कर इन चैलेंजेस में भी बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश नहीं की। दैट इज व्हाट इंडिया स्टैंड्स फॉर। इंडिया अपने नेबरहुड में एक पॉजिटिव अप्रोच चाहता है, और वो चाहता है हर कॉस्ट के ऊपर पॉजिटिविटी से काम हो। बाकियों को भी अपनी जगह कदम उठाना होगा। अब आगे आते हैं। एंड पहला, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन सीधी बात बोलूं कि ईरान यूएस डायनामिक्स में क्या कुछ चेंज आया है, तो ईरान की इकॉनमी क्राइसिस में एक तरीके से आई और इम्बैलेंस हुआ। गैस, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी, वाटर, मनी, इन्वायरमेंट सिचुएशन टाइट है। हमास की पोजीशन टाइट हुई, और सीरिया में असद गवर्नमेंट फॉल हुई, और इसराइल ने भी ईरान को प्रिकैरियस पोजीशन में डाला। इसीलिए ईरान ने जो आउटरीच है उसकी वाशिंगटन की तरफ, वो बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं रखी, और थर्ड पार्टी फैसिलिटेटेड बैक चैनल टॉक्स को उन्होंने जारी रखा, पॉलिसी स्टेटमेंट्स दिए और इंगेजमेंट्स की बात की। लेकिन वो चाहते हैं कि हम पर से सैंक्शन हटाए जाए। लेकिन इन सब के बावजूद भी ईरान का जो इन्फ्लुएंस है, चाहे फिर वो हजबुल्ला पर हो, चाहे फिर वो हमास पर हो, और चाहे फिर वो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जिसको यूएस और बाकी उसके एलाइज कहते हैं, अ, वो कम नहीं हुआ है। यमन में भी हौती रेबल्स की जो इंस्पिरेशन है वो कहीं ना कहीं ईरान से जुड़ी हुई है। तो गल्फ अरब स्टेट्स भी चाहते हैं कि पैलेस्टीन का एक पॉजिटिव सोल्यूशन हो, और ईरान भी उस चीज़ के लिए तैयार है। तो इसीलिए अभी बातचीत का एक फेवरेबल एटमॉस्फेयर बन रहा है। लेकिन ये नहीं दिखाई देता कि ईरान किसी भी कॉस्ट के ऊपर अपना न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट या न्यूक्लियर वेपन्स प्रोजेक्ट को छोड़ देगा। हांटा वायरस आपको पता होना चाहिए, द rodent born वायरस दैट किल पियानिस्ट बिट्सी अराकावा, वाइफ ऑफ एक्टर जेन हैकमैन। ये बहुत ओल्ड एज की थी, तो ये नहीं रही। और हैंटा वायरस एक फैमिली ऑफ rodent born वायरस है। वो सीरियस इलनेस कर सकते हैं, डेथ भी कर सकते हैं। इन्फेक्टेड rodents जो है इस वायरस को सब फैलाते हैं। दूसरा, क्या ये क्योर हो सकता है, ये आपको देखना है कि इसका जो टाइमली डिटेक्शन बहुत क्रूशियल है, और सम एंटीवायरल्स कैन हेल्प इट। और आप कह सकते हैं कि इन जो डिसइंफेक्टेंट है, सैनिटाइज एटमॉस्फेयर है, उसका बहुत रोल है। इसी से रिलेटेड अगर मैं बात कहूँ कि ये ओबेसिटी के ऊपर अब चर्चा हो रही है, चिल्ड्रन एंड यंग एडोलेसेंट्स बिटवीन 5 to 14 ईयर्स, तो आप देखिए कि 2050 में कितने पहुंच जाएंगे। जस्ट गो थ्रू द फिगर एंड यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड। चाइना में अगर 1990 में 5.4 बिलियन गर्ल्स थी और इंडिया में 4.5 मिलियन बॉयज थे, तो चाइना में अभी 13.9 हो गए और इंडिया में 12.4 गर्ल्स हो गई। और यूएस में भी 7.5 मिलियन
2021 तक हो चुके हैं, और ओल्डर एडolescents की बात भी यहाँ पर दी गई है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या क्लिनिकल मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट जो ओबेसिटी का है उसमें हमें पैसा लगाना चाहिए, हमारा एक सिस्टम होना चाहिए, हमारा एक इकोसिस्टम होना चाहिए, लाइफस्टाइल जो कंडीशनिंग है वो चेंज होनी चाहिए, इसमें सोशल मीडिया का भी कहीं ना कहीं रोल है, इसमें फास्ट फूड डिलीवरी का भी कहीं ना कहीं रोल है, एजेंडाज कम हो गए हैं क्योंकि हार्डशिप्स कम हो गई हैं, सोशल और कम्युनिटी लाइफ कम हो गई है। इंडिया में हजारों तरह के ट्रेडिशनल व्यंजन और पकवान होते हैं, लेकिन फिर भी हम फास्ट फूड की तरफ भागते हैं। ये बहुत ही एक सोचने का विषय है। बाकी सीमा ग्लूटाइड और ये जो टर्जापेटाइड, ये जो है गेम चेंजर हैं, लेकिन इनके साइड इफेक्ट्स भी हैं, इसलिए हमें देखना होगा कि हम इन चीज़ों से बचें। वाई एपेक्स कोर्ट लिमिटेड द पावर ऑफ अरेस्ट अंडर जीएसटी कस्टम्स एक्ट, वाई, द क्वेश्चन इज वाई। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है पावर कर्टेल कर दी ऑफिसर्स की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो पावर एक्सरसाइज उन्होंने की वो एनालॉगस होनी चाहिए, किस बात से, पावर ऑफ अरेस्ट सर्च सीजर एक्सरसाइज बाय द पुलिस, and that they are subject to same restrictions and procedural standards that apply to the police under the Code of Criminal Procedure 1973। तो सुप्रीम कोर्ट जो है उनका एफर्ट है कि वो जो ब्रॉड पावर्स हैं उनको लिमिट कर सकें प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज की, ताकि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अंदर कोई भी इस तरह का पूरा एब्सोल्यूट एनआरकी है, एब्सोल्यूट जो है वो ब्रेकिंग डाउन ऑफ फंडामेंटल राइट्स या बाकी चीजें ना हो। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंट केसेस में ऐसा माना कि भाई तीन रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि मटेरियल इन पोजेशन क्या है, रीजंस आपके बिलीव ऐसे करने के क्या हैं, और आपको जो ग्राउंड है अरेस्ट के वो भी आपको बताने होंगे। मिसयूज ऑफ पावर ऑफ अरेस्ट को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। सो दिस इज द होल टेक अवे फ्रॉम दिस, एंड यू रीड थ्रू इट, you go through it, try to make your own notes, and if still not able to do it, you can always get back to us. With this, we end our this session, and we'll get back to the next one in our next interaction. Thank you very much.